नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है, आज का जो दिन है एक ऐतिहासिक दिन बनने जा रहा है, जिसके हम गवाह होंगे, जिसके हम साक्षी होंगे। क्योंकि कल जो इतिहास होगी, कुछ नया होगा, कुछ बड़ा होगा। लेकिन आज के दिन को हम जरूर याद करेंगे कि हमारी कहां से शुरुआत हुई थी। और ये एसएलएसएल प्रोग्राम आपको पिछले कई एपिसोडों में ऐसे लोगों से मिलाया जिन्होंने फर्श से अर्श की दूरी। एसएलएसएल प्रोग्राम का उद्देश्य सिर्फ ये है कि आपको ये बताएं कि आप किसी मायने में कम नहीं है। आप में भी वही शक्ति है, आप में भी वही ऊर्जा है, आप में भी वही ताकत है जो उस सक्सेस व्यक्ति में है, जिन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, जिन्होंने अपनी कहानी बताई, अपने आप को बताया कि मैं इतनी ऊंचाइयों को छू पाया, तो इसके पीछे राज क्या था। कहते हैं कि कहीं ना कहीं दिल में कभी ठेस लगती है, कभी दुख होता है, तो मंजिल तक पहुंचाने में यह दर्द काम करता है। आज जो विशेष दिन है, इस विशेष दिन में हमारे सीएमडी साहब आने वाले हैं। ये सबको पता है कि आज हम उनसे रूबरू होंगे। उनको बुलाने के लिए जिस शख्स ने तैयारी की है, एसएलएसएल प्रोग्राम के डायरेक्टर पुनेंदु ठाकुर जी, मैं उनको बुलाने के पहले उनके लिए दो चार पंक्ति मैं कह दूं तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। एक सक्सेस व्यक्ति की कहानी को सुनाते सुनाते ये कभी कभार अपनी निजी जिंदगी के पन्ने भी पलट देते हैं। इससे यह पता चलता है कि इस उम्र में भी, इस उम्र के पड़ाव में जहां अभी ये खड़े हैं, इन्होंने मौत को मात दिया है। यानी जीत, जीत और जीत इन्होंने हासिल की है। जीत की इस हौसले को बरकरार रखते हुए पुनिंदु ठाकुर जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। एजुकेशन सेल के डायरेक्टर मिस्टर पुनिंदु ठाकुर। नमस्कार, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। केआरएस एजुकेशन सेल, केआरएस एडमिनिस्ट्रेशन डेस्क, केआरएस के डिफरेंट जोन, केआरएस के पूरे परिवार की तरफ से आज के इस सांध्य वेला में, आज के इस विशेष दिन में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो आज हमारे साथ हमारे विशेष अतिथि हैं, एक ऐसे यंग डायनेमिक पर्सनालिटी, एक ऐसे व्यक्तित्व की कहानी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जो अपने आप में एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने इतिहास रचा है। ये ऐसे लोग होते हैं जो सिरफिरे कहलाते हैं, और जो सिरफिरे होते हैं ना, वही सरफरोश कहलाते हैं। सरफरोशी की तमन्ना लिए आज से तकरीबन 10 से 12 साल, 15 साल पहले मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से इनकी जीवन यात्रा की शुरुआत हुई थी। और उसी जीवन यात्रा को हम आज आपके सामने ये बताएंगे, उनके द्वारा ही आपके साथ हम शेयर करने की और अग्रसर हो रहे हैं, जो आखिर संघर्ष से इस समृद्धि का सफर कैसे संभव हुआ। आप सबके जबरदस्त तालियों के बीच I would like to invite our Honorable Chief Managing Director KRS Group of Industries के मुख्य प्रबंधक निदेशक चेयरमैन डॉक्टर जयप्रकाश त्यागी साहब। प्लीज आपका स्वागत है, हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम डॉक्टर जेपी त्यागी साहब, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर, प्लीज। जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है, आज देखें जो कैसा बेहतरीन दिन है, जो उनके ही राज्य में, उनके ही साम्राज्य में आज वो अतिथि हैं और हम उनका होस्ट हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये इसी को कहते हैं परिवर्तन, और इसी को कहते हैं सिस्टम। तो आप सभी की तरफ से, हमारे पूरे केआरएस फैमिली की तरफ से
पूरे केआरएस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए सभी साथियों की तरफ से हम वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे डॉक्टर जेपी त्यागी साहब का। प्लीज डॉक्टर जेपी त्यागी साहब, हमारे हृदय सम्राट, हमारे ऑनरेबल चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, प्लीज। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बी सीटेड प्लीज सर, प्लीज। समय को हम खराब ना करते हुए आज के सेशन को हम आगे लेके चलते हैं और इसी क्रम में हम आप सभी से इजाजत लेते हुए हम अपनी बातचीत को शुरू करेंगे और इसी बातचीत के द्वारा आपको आसानी से पता चलेगा जो संघर्ष से समृद्धि का सफर कैसा रहा और कैसे इतनी बड़ी कामयाबी जो आज से तकरीबन कुछ वर्षों पहले जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत बतौर एक छोटे से नौकरी से की थी, एक इंजीनियर साहब, आज कैसे बिजनेस के टाइकून बन गए, इतने बड़े पर्सनालिटीज कैसे बन गए। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार दादा, कैसे हैं? अच्छे हैं सर, बस माता रानी की कृपा है और सर्वोपरि आप जैसे ग्रेट पर्सनालिटीज के साथ रहकर मैं यूं कहूं जो शायद मैं आज से 25 साल 30 साल पीछे जा चुका हूं। लोग आगे बढ़ते हैं उम्र के दहलीज पर, जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जो मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपके सानिध्य में आकर जो मैं शायद पीछे की ओर जा रहा हूं। ये सब माता रानी की कृपा है, आपका स्नेह है दादा। आप स्वस्थ रहें और ऐसे हजारों लोगों के जीवन यात्रा में आप यूं ही परिवर्तन करते रहें। तो कामयाबी के सफर में डॉक्टर साहब हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, जो जैसा कि हमें पता चला है, आपने भी कई बार पारिवारिक डिस्कशन में आपने ये बताया था, जो बाय प्रोफेशन पेशे से आप एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं और बतौर मैकेनिकल इंजीनियर आज से कई वर्षों पहले आप आए थे फरीदाबाद और फरीदाबाद में आकर के एक छोटे से नौकरी के माध्यम से आपने अपनी जीवन यात्रा की शुरुआत की। तो सबसे पहले हम दर्शकों को ये दर्शकों की तरफ से हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, जो आखिर जो वो छोटे से नौकरी से एक मल्टी इतने बड़े साम्राज्य, एक बिजनेस टाइकून के रूप में जो अपने आप को आपने स्थापित किया, ये कैसे संभव हुआ? प्लीज कृपया डॉक्टर साहब। थैंक यू दादा। राधे राधे सभी लोगों को। देखिए, जब मैं पढ़ता था, जी सर। ये बात कर रहा हूँ मैं 90s की, क्योंकि 88 में तो हाई स्कूल किया था और 90s में जब इंटर करने के बाद में 12th करने के बाद जब मैं कॉलेज में गया, तो कॉलेज में जाकर के फर्स्ट ईयर में तो कुछ पता नहीं लगा, लेकिन सेकेंड ईयर में जाकर के एक चीज वहां डिस्कशन होता था सीनियरों से कि इंजीनियर बन जाएंगे हम लोग, सरकारी नौकरी मिलेगी, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, कुछ इस तरह की चीजें होती थी वहां। तो जब इंजीनियरिंग मैंने कंप्लीट की और इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में, जब पूरा बीटेक होने के बाद में, जब मैं फरीदाबाद आया 26 जनवरी 1995 को, जी। तो फर्स्ट इंटरव्यू हुआ मेरा 29 जन को और इंटरव्यू देने के बाद में सिलेक्शन हो गया और सिलेक्शन होने के बाद में जब सैलरी की बात आई तो सैलरी के नाम पे मेरे 1200 रुपए की आपको सैलरी मिलेगी। अब जो 1200 रुपए का नाम सुन करके वहां पे क्या लगा, मैं क्या, हम लोग कॉलेज में जब थे तो हमारे सीनियर जो थे वो कहते थे घर मिलेगा, ये होगा, बहुत तनख्वाह मिलेगी, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये तो 1200 रुपए में तो क्या हो सकता है, यहाँ करके रेंट पे कमरा लेना है, पानी भी शहर में जाकर के पैसे से आता है। जी। चलिए, जो भी रहा मैंने वहां पे डन कर दिया कि ठीक है मैं कल से ज्वाइन करूंगा। और शाम को फिर मैंने अपने घर पे फोन किया, मम्मी से बात की। फोन तो नहीं होते थे, एसटीडी की दुकान थी एक हमारे यहाँ, हमारे घर के अंदर दुकान थी, वो उनका रेंट पे। तो मैंने फोन किया और फोन करने के बाद जब मम्मी से बात हुई, मम्मी ने कहा कि बेटा वापस आ जा। तो मैंने कहा वापस क्यों आ जाऊं? बोले 1200 रुपए की तनख्वाह, 2 घर बसेंगे, एक घर ये हो गया, एक घर नया वहां पे बसेगा, खर्चा भी नहीं चलेगा। अब मैंने कहा मम्मी नहीं, मैं अब घर से निकल रहा हूँ, तो वापस नहीं आऊंगा।
मैंने उसको स्टार्ट किया। जॉब स्टार्ट की तो 6-8 महीने के बाद मेरी सैलरी हालांकि वहाँ बढ़ गई थी, 3000 की सैलरी हो गई थी मेरी। 3000 पूरी नहीं थी, 2900 कुछ रुपए का सैलरी जो मिला था वहाँ। लेकिन फिर मैंने कुछ दिनों के बाद जॉब चेंज की। जॉब जब चेंज की तो मेरे को एक अच्छा पैकेज मिला, बस 4500 की से मैंने ज्वाइन किया। अच्छा। तो मुझे जिंदगी में ज्यादा कुछ करने का तो जॉब करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन 2-2.5 साल में जो भी जॉब किया शान से किया। लेकिन दिमाग में वही एक चीज थी, वो कॉलेज में जो बातें होती थी कि घर होगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी और ये वो, क्योंकि दिमाग में ये था कि सरकारी जॉब लग जाएगी। लेकिन वो तो लगी नहीं। अब लगी नहीं तो जब 97 में जब जॉब छोड़ के आया था तो 6500 सैलरी और 3,350 मेरे को कन्वेंस के नाम पर। अच्छा। जॉब छोड़ करके जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, जॉब इसलिए छोड़ी मैंने कि दिमाग में वही कॉलेज की बातें चलती थी कि कुछ करना है, कुछ करना है। हम इसके लिए थोड़ी पैदा हुआ है कि जॉब करेंगे, सुबह जाएंगे, रात को किस टाइम आएंगे। तो मैंने फिर उसको क्विट करके मैंने माइंड सेट किया ना कि जो भी होगा, जो भी धक्के मिलेंगे वो खाएंगे, एक टाइम मिलेगी वो खाएंगे, पर बिजनेस करेंगे। और बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत सारी दिक्कत आई, बहुत सारी परेशानियां आई। जो सोचते थे वही हुआ। पैसे नहीं होते थे जेब में, एक दिन भी खाना मिला। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि वो खाना भी नहीं मिला। अब किसी को ये बात तो बोल नहीं सकते, घर में भी नहीं बात बोल सकते। लेकिन ओवरऑल ये है कि 97 में उस लेवल से बिजनेस नहीं सेटअप हुआ। 98 के अंदर जब फिर से रीस्टार्ट किया, और जो रीस्टार्ट हुआ वो, क्योंकि देखिए बैकग्राउंड इतना नहीं था कि जहां से फाइनेंस इतनी बड़ी सपोर्ट हो जाए। लेकिन फिर जो सपोर्ट मिली, वो सपोर्ट मिली वाइफ और मम्मी के तरफ से। और सपोर्ट क्या मिली वो, तो कुछ थोड़े से गहने होते हैं घर में। जी जी। तो एक मिडिल क्लास, एक लोअर क्लास बैकग्राउंड में गहने भी क्या होंगे। बिल्कुल। हाथ की अंगूठियां थी, गले की चैन थी, कान के कुंडल थे और चूड़ी थी। वो मेरे को दिए थे, 28,000 रुपीज मेरे को मिले थे। और कसम से, माँ कसम, 28,000 रुपीज बिजनेस में जो लगाए, उसके बाद कभी मुड़ करके नहीं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अ, इसी प्रसंग में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जहां तक मैंने आपको स्टडी किया है, तकरीबन एक काफी लंबा अरसा आपके साथ हमने गुजारा है, तकरीबन 2.5-3 साल का सफर हमने तय किया। तो मुझे आज तक कंफ्यूजन है, जो आखिर आप कर्मवादी हैं या भाग्यवादी हैं? आप कर्म पे भरोसा करते हैं या किस्मत पे? अच्छा क्वेश्चन दादा, आपने बहुत अच्छा किया। और ये मैं इसका जवाब थोड़ा सा लंबा करके देता हूँ, क्योंकि लोगों को कंफ्यूज होता है। लोग कंफ्यूज रहते हैं अपनी जिंदगी में कि लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था कि हमको नहीं मिला। लेकिन मैं भाग्य को नहीं मानता। आज तक मैंने कभी 72 बॉल से, और अभी 24 चल रहा है, मैंने कभी अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखाई। मैंने किसी को अपना हाथ किसी को नहीं दिखाया। हाथ के तो ये कहता है कि आप हाथ दिखाइए अपने, आप अपनी रेखाएं दिखाइए, आप अपनी कुंडली दिखाइए, कुंडली में क्या है, वो क्या है। मैंने एक ही चीज शुरू से दिमाग में रखी है कि आप कर्म करोगे तो भाग्य भी आपके साथ। बिल्कुल। कर्म से मतलब, देखिए अच्छा क्या है बुरा क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपने से जान करके ये कोशिश करता हूँ कि मैं अच्छा करूँ। अच्छा मैं मानता हूँ मेहनत करूँ। मैं जब सुबह उठता हूँ आजकल, बहुत टाइम से एक फितरत एक दिमाग में है कि सुबह उठा तो सुबह जब घर से निकलूंगा तो खाना खा के निकलूंगा। बिल्कुल। लेकिन अगर दिन में काम नहीं करूंगा तो रात को मुझे खाने खाने का सुविधा नहीं। अच्छा। मैं ये सोचता हूँ आज। तो आज 24x7 में काम करने में बिलीव करता हूँ। दूसरा क्या है कि देखिए दादा, मैं 88 से वर्किंग हूँ, मतलब जॉब नहीं किया, लेकिन पार्ट टाइम करता था। पार्ट टाइम से मतलब बच्चों को ट्यूशन पढ़ा दिया। कहीं एक बोलना तो नहीं चाहिए, एक वेयर हाउस होता था जहाँ पे यूरिया होता था, यूरिया। तो यूरिया पहले वो जूट के उसमें आता था, जी जूट में। जी जी। तो वो रिफिलिंग होता था प्लास्टिक के उसमें, कट्टे में, बोरी में उसको रिफिल किया जाता था। तो वो क्या होता था कि उसमें मोशन आता था तो वो जम जाता था।
तो एक लकड़ी का बहुत बड़ा वो होता था, उसको पहले बराबर किया जाता था, फिर उसको वो किया जाता था, तो 1 रुपए मिलता था एक कट्टे पे रिफिलिंग का। तो हम लोग 4 लोगों की टीम होती थी और उसको काम करते थे, दिन में 4-4, 5-5 कट्टे हम लोग बनते थे। ओहो। शाम को जब घर आते थे तो यूरिया क्या है कि हाथ काट देते, जी। तो ऐसे हाथों में ना जख्म हो जाता। लेकिन जब पैसे मिलते थे और पैसे लाके जब मम्मी को देते थे, तो वो जख्म, जब माँ प्यार से हाथ फेरती थी ना वो जख्म, तो वो दूसरे दिन के लिए फिर से हाथ तैयार हो जाता। तो शुरू से मेरी एक मेंटेलिटी रही है कि आप कर्म करो, आप काम करो, आप घर से निकलो तो सही काम के लिए, आप एक प्लानिंग करके घर से निकलो तो सही काम के लिए। अगर आप काम करोगे, आप कर्म करोगे ना, तो 100% भाग्य आपका साथ देगा। और अगर आप ये कहो कि मेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, तो मैं आपको दादा एक चीज कहूँ कि आप भी शादीशुदा हैं, मेरे से पहले शादी हुई है आपकी, और मैं भी शादीशुदा हूँ। हम लोग अभी घर जाएंगे तो हमारी अर्धांगिनी हमको, वाइफ हमारी, खाना बना के देगी। अब जब खाना खाएंगे हम लोग, थाली भी लगा के देगी, बहुत ज्यादा वो प्यार करेंगे तो निवाला तोड़ के मुंह में दे देंगे। लेकिन क्या आपके बिना मुंह चलाए वो निवाला अंदर जाएगा? जी नहीं, कभी नहीं। तो दादा मैं भाग्य के ऊपर नहीं चलता हूँ, मैं थैंक यू। कर्म के ऊपर चलता हूँ। थैंक यू। मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई काम करे जाओ, कर्म करे जाओ, अच्छा, अपने से अच्छा करो, जानबूझ करके किसी से बुरा मत करो। और अगर आपकी गलती से भी गलत किसी के साथ हो जाता है, तो मेरी सोच तो ऐसी है कि अगर सामने वाला आपको एहसास दिला दे तो तुरंत उससे हाथ जोड़ करके जी माफी मांगी बिल्कुल बिल्कुल। कि भाई जैसे गलती होगी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में मेरे से ये सब चीजें हो गई, थैंक यू। तो मैं कर्म करूँ, थैंक यू सर। मैं भाग के ऊपर। डॉक्टर प्रीति तो खून के रूप में ही मैंने तकरीबन आज से 2.5-3 साल पहले मुझे डॉक्टर जेके त्यागी साहब से बैठने का मौका मिला था। तो मैंने तो देखा था एक बिजनेस टाइकून को, एक एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन को, लेकिन हर कामयाबी के पीछे जो एक बहुत बड़े दर्द की कहानी होती है ना, ये मैंने लोगों से सुना था। और आज जब आपकी कहानी आपकी जुबानी सुन रहा हूं ना, तो कहीं ना कहीं किताब के लिखे चंद वो पंक्तियां हमें याद आती हैं, जो कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। सर वाकई सर, आपकी इस भावना का हम कदर करते हैं, और हम भी कोशिश करेंगे जो आपकी इस भावना को हम सीखें, आपसे कुछ सीखें। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे, जो आज तकरीबन हमारी जो केयर्स है आपकी, आपने जो एक ब्रांड का एस्टेब्लिशमेंट किया कैरिस के ब्रांड के रूप में, जो कि आज की तारीख में 11 कंपनियों का ग्रुप है। कैरिस इज नॉट अ कंपनी, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज। आज के सेशन में उपस्थित अगर कोई नए लोग हैं तो मैं उनसे मुखातिब हूं, जो कैरिस इज नॉट ओनली अ कंपनी, इट्स अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, इट्स अ ग्रुप ऑफ 11 कंपनीज। और इस 11 कंपनियों के सारे जो जिम्मेदारियां हैं, कहीं ना कहीं आपने हमारे जैसे काफी से ऐसे लोगों को आपने हायर कर रखा है। लेकिन एंड ऑफ द डे ये सारे जो है रिवर्ट होकर के आपके पास तो आते हैं, लेकिन 3 साल में साहब आपके चेहरे पर हमने कभी सिकन नहीं देखी। आज क्या है साहब, जरा लोगों को बताएं। बस अच्छा पूछा आपने। वैसे जब हम छोटे होते थे तो कुछ कुछ चीजें मेरे को ध्यान है, एक दिन में, 2 दिन में, या मम्मी को जब टाइम मिलता था, या हम अपने आप से पहले नहाते थे, मम्मी जब हमें नहलाती थी, फिर अच्छे से कपड़े पहनाती थी, तेल लगाती थी, सर में कंघी करती थी। तो मुझे ध्यान है, मेरे ख्याल से मैं 6-7 साल का हुआ। और ये ध्यान इसलिए है कि मम्मी मेरे को, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ था, जी। तो मम्मी ने 2 बार मेरे को रिपीट भी किया। मेरी एक शर्ट जो मुझे मम्मी ने पहनाई उसमें छेद था, तो जो छेद था, तो अब मैंने शर्ट तो वो पहन ली, मम्मी ने पहनाई, लेकिन मेरे जो फेस था ना, फेस, उस फेस से पता लग रहा था कि मुझे वो पसंद नहीं आ रही। अब मुझे बाहर जाना था, बाहर हमारे दादाजी आवाज मार रहे थे, आ जाओ बेटा आ जाओ। तो मम्मी ने एक चीज बोली मुझे कि बेटा जब भी घर से निकलो,
तो हंसते हुए निकल गए। तो मैंने पूछा क्यों? बोले तेरे शक्ल से ये नहीं पता लगना चाहिए कि तू गरीब का बेटा। मुस्कुराएगा तो किसी को पता नहीं लगेगा, कोई जज नहीं कर पाएगा कि तू गरीब का बेटा है। तो उसके बाद थोड़ी सी समझ आई, और समझ आई तो मम्मी ने एक दो बार और बोला तो वो फिर क्या दिमाग में घर करे। तो मैं टेंशन नहीं लेता बिल्कुल, और हमेशा उसी दिन से मुस्कुराता हूं। और मेरे टेंशन लेने से ज्यादा होना क्या है? होना तो वही है जो होना है। मैं टेंशन लूंगा तो क्या होगा? हॉस्पिटल जाऊंगा, मेरा बीपी बढ़ जाएगा, डॉक्टर चेक करेगा, ईसीजी करेगा, फिर कहेगा आपका हार्ट बीट हो रहा है, आपका ब्लड के अंदर आपके कोलेस्ट्रॉल है, ब्लड आपका गाढ़ा हो गया है, सर्कुलेशन ठीक नहीं है, वेन्स में प्रॉब्लम हो रही है, ब्लॉकेज आ रही है। तो मैं तो मस्त रहता हूँ, धन्यवाद डॉक्टर। अपने कर्म हो गया, और कर्म के बाद फिर ये सारी चीजें हो गई। हंसते रहो, थैंक यू। मुस्कुराते रहो। बट जीवन का महामंत्र आपने बताया सर। अभी हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है, जहां से आपने अपने कामयाब जीवन की शुरुआत की थी, यानी जो हमारा मदर प्रोजेक्ट जहां से केआरएस ग्रुप की शुरुआत हुई, वो था हमारा केआरएस का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो डेवलपर्स केआरएस डेवलपमेंट्स का जो ग्रुप है वहां से। तो इन्होंने आप अपनी तरफ से, जो कि हमारा ग्रुप नंबर 1 था, पहला नंबर ग्रुप हमारा केआरएस इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बिल्डिंग होम जिसे हम कहते हैं वो है, तो उन ग्रुप से, उन ग्रुप वालों ने आपके लिए एक बेहतरीन एक मैसेज भेजा है। तो प्लीज, आज केआरएस होम से जो भी लोग जुड़े हुए हैं सभी को नमस्कार। आपकी तरफ से आपके जो मैसेज थे, आपके जो संदेश थे डॉक्टर त्यागी साहब के साथ, आपका प्यार, आपका स्नेह हमने सर तक पहुंचाया। इसी क्रम में डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे, जो आपकी जिंदगी के, हम यूं कहें, जो सपनों की उड़ान की जो शुरुआत हुई थी, लोग कहते हैं ना, जो आदमी जब तक सपने देखना नहीं सीखता तब तक वो ऊंची उड़ान उड़ ही नहीं सकता। तो डॉक्टर साहब, इतने सारे बिजनेस हैं आपके पास, तकरीबन 11 ग्रुप को आप चला रहे हैं और बड़ी बड़ी सारे सक्सेसफुल ग्रुप्स हैं आपके। तो आखिर एक डायरेक्ट सेलिंग के प्रति आपके जो ये रुझान है, मैं देखता हूं जो आप सबसे ज्यादा समय भी इसी ग्रुप में देते हैं, इसी सेगमेंट में देते हैं। आखिर इतनी बेपनाह मोहब्बत क्यों? क्यों इतनी बेपनाह मोहब्बत करते हैं हम डायरेक्ट सेलिंग को? दादा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। पहले तो थोड़ा सा मैं करेक्ट करूँ, मेरा सबसे पुराना जो बिजनेस है जी वो है लुब्रिकेशन, केआरएस लूप सिस्टम, जी केआरएस मल्टी लूप के नाम से जो है, जी जी वो मेरे सबसे पुराना बिजनेस, जो मैंने 97 98 में जो स्टार्ट किया, वो सबसे फर्स्ट बिजनेस मेरा केआरएस मल्टी लूप, जो आजकल सचिन उसको देख जी रहे जी हैं, सैम जो 2000 से मेरे साथ है जी वो उसको देख रहे हैं। आपने जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए जो बात की मेरे से, जी डायरेक्ट सर। सेलिंग को लेकर कि मैं इतना टाइम इसमें क्यों होता, तो मैं बात कर रहा हूँ 2003 की। 2003 में मुझे किसी ने इनवाइट किया, फरीदाबाद में एक वेल नोन होटल था पहले, बहुत बन गया, डिलाइट होटल। जी तो मुझे किसी ने इनवाइट किया कि शाम को 7 बजे आना है, एक मीटिंग है। अब जिसने मुझे इनवाइट किया था मैं उसको मना नहीं कर सकता था, क्योंकि वो मेरा, मैं उसको सप्लाई देता था, लुब्रिकेशन सिस्टम देता था, वो मशीनें बनाते थे। तो मैं वहां गया तो एक बहुत बड़ा सा हॉल था, 300 400 लोग उसमें बैठे हुए थे, स्टेज बनी हुई थी और प्रेजेंटेशन चल रही थी। मैंने वो पूरी प्रेजेंटेशन सुनी वहां, और सुनने के बाद में 1.5 घंटे के सेशन के बाद में जब बैठे वहां पे लोगों के सामने डिस्कशन हुआ, तो वो मुझे पता लगा फर्स्ट टाइम कि वो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का सेमिनार, दिल्ली बेस्ड कंपनी थी। आज के बहुत सारे ब्रांड जो हैं, लीडर जो अपने आप को ब्रांड कहते हैं, जी जी वो उसी कंपनी के पैदाइश, उसी कंपनी में वो सारे थे, तो किसी का नाम नहीं ले रहा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे सपने दिए, मुझे सपने कैसे देखने हैं। अच्छा, देख तो सब लेते हैं, लेकिन अगर एक्चुअल में कहूं तो डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे सपनों को पूरा करना सिखाया, कि आप जो सपने देख रहे हो उन सपनों को पूरा कैसे करना, उसके लिए किस
लेवल से आपको काम करना है, किस लेवल से आपको लोगों से। आज मैं जो इतनी सारी जो बातें कर लेता हूँ, वो आपको मैं बोलूँ ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए। पहले मैं डरता था। डरता क्यों था कि पैसे वाले लोग हैं, मैं कहीं मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए, ये बुरा ना मान जाए और मुझे बेइज्जत ना कर दे, तो मैं डरता था, मैं कम बोलता। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे बोलना सिखाया, मुझे जीना सिखाया, मुझे एक्चुअल में जीने लाइफ का मीनिंग जो है ना, जीने का लाइफ क्या है, वो डायरेक्ट सेलिंग। तो डायरेक्ट सेलिंग तो मेरे ब्लड में है। मैं बाकी बिजनेस भी करता हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ उन बिजनेस को चलाने के लिए सब कुछ जो सीखा ना, वो डायरेक्ट सेलिंग से सीखा। डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता, ट्रेडिशनल में है, लेकिन मेरे पास जो रॉ मटेरियल होता है वो डायरेक्ट सेलिंग का है, जहाँ जिसको मैं अपने ट्रेडिशनल में इम्प्लीमेंट करता हूँ और बिजनेस बूम करता है। अब मैं कल की ही आपको बात बताऊं जी कि कल हमने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जी 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 जो होम की आप बात करते हैं। जी तो 9:30-10 बजे तक बारिश हो रही, रात में भी बारिश हो रही थी, जी और प्रोजेक्ट पे कुछ नहीं था, रॉ लैंड, एग्रीकल्चर लैंड। हमारी अपनी प्रोजेक्शन थी कि हम 1500-2000 लोग बुला लेंगे तो बहुत हिट हो जाएगा लॉन्चिंग। दादा मैं आपको क्या बताऊं कि उस प्रोजेक्ट पे जाने के लिए 4 रास्ते, और कल केआरएस की टीम ने चारों रास्ते जाम कर, इतना 600-700 कार थी, गाड़ियां, 3-4 हजार लोग थे, और सेलर का, इसलिए मैं इसको टाइम भी बहुत देता हूँ। दूसरा क्या है कि मैंने अपने से कमिटमेंट किया है कि अगली जनरेशन को जो मैं बिजनेस ट्रांसफर करूंगा, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा काम है, मल्टी लूप जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बहुत बढ़िया करता है। अभी भी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने गए हुए टाटा जमशेदपुर में, बेटा और जी सचिन और सैंडो। लेकिन मेरे अपना जो माइंड सेट है कि मुझे अगली पीढ़ी को जो बिजनेस देना है, मेरे ज्वाइंट फैमिली, हम 3 भाई और उन तीनों के बच्चे भी, उनको अगर कोई बिजनेस मेरे को जेपी के आगे को अगर ट्रांसफर करना है, तो दादा वो है डायरेक्ट सेलिंग। ग्रेट सर ग्रेट इसलिए मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। बहुत लोग मेरे से आके पूछते हैं, मेरे से पूछते हैं, सर 5 साल कंपनी की उस लेवल से प्रदेश नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं भाई, हमने जो 5 साल के अंदर जो प्रॉब्लम फेस की है, उतनी बड़ी टीम नहीं थी तब भी हमने प्रॉब्लम फेस की। अगर टीम आती और फिर प्रॉब्लम आती, तो मुश्किल होता हमें अपने आप को रिकवर करने। बिल्कुल सर क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग जो शब्द है, वो तूफान है, वो सुनामी है कि एक बार जब आती है ना, तो आपको संभलने का मौका नहीं मिलता। तो हम लोग 5 साल में संभले पूरा, हर तरीके से, चाहे वो प्रोडक्ट की पैकिंग को लेकर के हो, उसकी क्वालिटी को लेकर के हो, उसकी सर्विस को लेकर के हो, उसकी प्लान को लेकर के हो, इवन केआरएस के मैनेजमेंट को लेकर। तो वो परफेक्ट, अभी 5 साल के अंदर हमने उसको परफेक्ट कर दिया, और उसको परफेक्ट करने का ये नतीजा हुआ। हम्म आप देखिए अच्छे अच्छे लोग आज केआरएस के साथ जी सर काम कर रहे जी जी हैं, और बहुत बड़ी क्यू है अभी, जो आने वाले टाइम में केआरएस मल्टी प्रो के साथ काम करेगी। ग्रेट सर बहुत बड़ी क्यू है। और मैं सबको, ये बहुत सारे लोग ये बोलते भी हैं कि जेपी चैनल तो बहुत बिजनेस है, वो डायरेक्ट सेलिंग को टाइम नहीं देते, उनको जरूरत भी नहीं है, चले नहीं चले। लेकिन मैं ये कहूँ आज आपसे और लोगों से, डायरेक्ट सेलिंग की मुझे बहुत जरूरत है। ग्रेट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लेवल के उस मुकाम पे लेके जाना है जहां लोगों की सोच ही खत्म हो जाती है, सोच बंद हो जाती है, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है कि आप क्या करना है। तो उसको वो मुकाम पे लेके जाना, और वो जाएगा। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है उसको लेकर के कि वो जाएगा। और एक बार लोग ना तमाशा देखेंगे और ये कहा करेंगे, ये जो इस सेशन को लोग सुना करेंगे ना, तो उसको सुन करके फिर तालियां बजाएंगे, यार सही बोला था बंदे ने, तो बिल्कुल ये सर तो बहुत बड़े मुकाम पे जाएगा। और अब देखना है इसको, मतलब आने वाले टाइम में
लोगों के लिए एक एग्जाम्पल शेयर करेंगे KRS में? थैंक यू डॉक्टर साहब। इनफैक्ट जो होते हैं ना, जो कुछ लोग बात तो यहां से करते हैं, और आम लोगों से खास लोग जो बात करते हैं ना सर, तो उनके चेहरे बताते हैं, उनके एक्सप्रेशन बताते हैं, जो आखिर ये जो बात कर रहा है बंदा कहाँ से बात कर रहा है। तो ये जो आपके जो इंप्रेशंस आ रहे हैं, जो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, जो आपका जो इमोशंस जो झलक रहा है ना, ये बता रहा है जो आप यहाँ से बात कर रहे हैं। क्योंकि अ, उम्र में तकरीबन मैं आपसे 20-25 साल बड़ा हूं, और जीवन का तजुर्बा और जीवन के जो तजुर्बे हमने देखे हैं ना सर, तो मैं ये जानता हूं, जो आप इसलिए कर पाएंगे, न कि आपके पास इतने करोड़ों की संपत्ति है, इतने करोड़ों का साम्राज्य है, आप इसलिए कर पाएंगे क्योंकि मेरा विश्वास कहता है, मेरा कॉन्फिडेंस ये कह सकता है, जो कुछ भी हो सकता है डॉक्टर जेपी त्यागी कभी हार नहीं सकते। क्योंकि इतनी कॉन्फिडेंस, इतनी आत्मविश्वास की पराकाष्ठा पर अब पहुंच चुके हैं, जो खुद तो सपने आप देखते ही हैं, अब आप लोगों को भी सपने देखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसी प्रसंग में सर, ल्यू बानो की तरफ से, मल्टी ल्यूब की तरफ से आपके लिए एक, उनकी तरफ से एक डेडिकेशन कह लें, कमिटमेंट ये कह लें, जो उन्होंने आपके लिए प्रेषित किया है, प्लीज। सही कहा आपने। थैंक यू। ये मेरी भावना नहीं है डॉक्टर साहब, ये है ना कि लोगों की भावना है। जो देखो जी सर, जिंदगी में लोग वो आते हैं, करोड़ों कमाते हैं, जिंदगी को वो एंजॉय करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन जाने के बाद लोगों के मन में जिए रहना, और लोगों का आशीर्वाद जो जब इधर से निकलता है ना सर, इधर से, हृदय से, ये आदमी को अमर कर देता है सर। और आप, मुझे आज इस आपके साथ बैठ करके भी ये फील हो रहा है, जो आप मुझे हर बार बात बात में कहते हैं। जब मैं बीमार होकर के आपके पास आया था, मेरे कैंसर के केमो चल रहे थे, रेडिएशन चल रहे थे, आप शायद याद होगा आपको, जो आपने खुद मुझे पकड़ कर ऊपर उठाया था, मैं चल भी नहीं पा रहा था, आपने मुझे जीवनी शक्ति दी है सर। तो सर, ये ईश्वर की मर्जी है, जो मुझे इस भगवान ने यहाँ ले आया, माता रानी का शायद ये बुलावा था जो मैं यहाँ गया। लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ सर, जो लोगों की जो फील, लोगों के जो एहसास आपके साथ है ना, वो जो आप बीच में, आपके बीच बीच में कहते हो ना, जो मैं 118 साल की जिंदगी लेकर के आया हूँ, तो आज मुझे समझ में आया, जो आखिर 118 साल ही क्यों, क्योंकि आपको आगामी जनरेशन को स्टेब्लिश करके जाना है। इसी प्रसंग में सर, हम आगे जाते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे, जो अभी जो दौर चल रहा है ना, लोग कहते हैं जो ये वेलनेस का दशक है, लोग वेलनेस के प्रोडक्ट्स पर डायरेक्ट सेलिंग को फोकस कर रहे हैं, वेलनेस इंडस्ट्री के बेस्ड करके वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन आपने कुछ अलग लीक से हट करके एक आपकी सोच को मैंने अलग देखा है। जो वेलनेस के, तो आपने खुद की R&D टीम बनाई, खुद के आपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रखा है, खुद के आपने टेक्नीशियंस रखे हैं, खुद के डॉक्टर्स आपने रखे हैं। फिर भी इसके साथ साथ फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल गुड्स की एक लंबी श्रेणी आपने रखी है, कॉस्मेटिक्स के बेहतरीन प्रोडक्ट्स आपने इसके साथ साथ रखी है, साथ में कुछ हमारे घर में डेली नीड्स के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ही रखे हैं। आखिर मैं कंफ्यूज हूं, जो आखिर ऐसा क्यों, ये सोच आपकी क्या है? दादा, एक इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले थोड़ा सा पीछे वाले जो आपने मेरे से डिस्कशन किया, मैं उसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँ। जैसे आपने बोला कि मैं बोलता हूँ बार बार कि मेरी 118 साल की उम्र है, मैं जीने का बोलता क्यों? बिल्कुल सर। मैं थोड़ा सा उसको क्लियर करूँ। मेरी कमजोरी है लोग। जी। अगर मुझे 118 से पहले ऊपर भेजना है ना, तो मुझे लोगों से दूर कर, मैं चला जाऊँ अपने आप में। वो जो सुना हुआ आपने कि जादूगर था, जादूगर की जान जो थी चिड़िया के अंदर थी, और चिड़िया उसने उसको पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था, वो सुख किसी को देखने नहीं देता था, किसी से मिलने नहीं देता था। ऐसे ही जेपी त्यागी की जो जिंदगी है वो लोगों में, लोगों के बीच में है। क्यों? जब से मैंने होश संभाला है, या इतने सारे डेंट जो मिले जिंदगी में, उतार चढ़ाव रहे, कुछ ज्यादा, कभी
टॉप पे आ जाना, फिर नीचे आ जाना, फिर नीचे से अपने आप को बिल्ड करके लेके जाना, फिर से वो सारी चीजें जो हुई। तो मैंने एक चीज लाइफ में देखी कि दादा पैसे से लोग नहीं आते, और ये मेरे दिल में, फेफड़ों में, गुर्दों में, दिमाग में ये सब घुसा हुआ है कि पैसा जो आता है ना वो लोगों से आता है। तो मैं पैसे की कभी कदर नहीं करता, मैं लोगों की कदर करता हूँ। ग्रेट सर, थैंक यू। और इसीलिए मैं लोगों के बीच में रह करके काम करने में मौजूद रह करके अपने आप को कंफर्टेबल फील करता हूँ। कल जैसे प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग थी तो मैं 8:30 बजे सुबह पहुंचा। 8:30 बजे सुबह पहुंचा तो वो जो लड़के जो वहां सब व्यवस्थाएं देख रहे थे उन्होंने कुर्सी कुर्सी डाली कि आप बैठ जाओ। मैं बैठा नहीं, और शाम तक मैं ऐसे ही खड़ा था लोगों के बीच में। बहुत सारे लोग जो सुबह से मेरे साथ थे मुझे कह रहे थे बाबूजी बैठ जाओ, आप थक गए हो। लेकिन जब शाम को वहां से 7 बजे निकले तो सुबह एनर्जी लेवल था ना वो शाम को उससे बढ़ गया था, कम नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि मैं लोगों के बीच में था, लोगों से मुझे एनर्जी मिली। तो लोग मेरी जिंदगी है, लोगों से पैसा आता है, पैसे से लोग नहीं आते। आप आज की डेट में दवा खरीद नहीं सकते आप, बिल्कुल सर। क्योंकि हर आदमी अपने स्वाभिमान से कम्प्रोमाइज नहीं करता। सब लोग स्वाभिमान, ये बात तो नहीं पुरानी। दूसरा, जैसे आपने पूछा कि वेलनेस इंडस्ट्रीज में है और उसके लिए भी हमने पूरा सेटअप लगाया, R&D टीम लगाई, टेक्निक लगाए, मैन्युफैक्चरिंग लगाई, अच्छी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट को निकाला उसमें। दादा इसमें इसके पीछे ना बहुत बहुत सारी चीजें हैं कि आज की लाइफ आप देखो ना, हेक्ट्रिक लाइफ है लोगों की, टेंशन है लाइफ बहुत ज्यादा, झोलमोल है। मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में भी वो डिफरेंसेस पैदा कर देती है, बाप बेटे के बीच में कर देती है। मतलब अब देखिए कि फैमिली के अंदर भी आज बंदा जो है ना, बहुत कम लोग होंगे जो सुकून से रहते हैं। अदरवाइज चिड़चिड़ापन और ये सब क्या है? ये सब जो है आजकल खाना पीने का जो स्टाइल है, मतलब जंक फूड खाना या आप नॉर्मल खाना भी खाइए तो वहां भी कहीं ना कहीं पेस्टिसाइड्स और ये सब केमिकल और ये सब है। तभी सोच थी मेरी, लेकिन टीम मुझे ऐसी लग गई कि हम लोग ऑर्गेनिक की तरफ मिशन ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वर्ल्ड जो जी करके जी। हम लोगों ने जो चलाया, सोच ऐसी थी कि हम जो पर्सनल केयर की जब रेंज अपनी लेके आए थे तो एक माइंड सेट था। हमने जब मैन्युफैक्चरर से बैठ के बात की, जब उनके डॉक्टर से बैठ के बात की, उनके टीम से बैठ के बात की, हमने कहा हमको 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट चाहिए, पैराबेन फ्री चाहिए। और पहले से जो प्रोडक्ट थे हमारे केमिकल फ्री। लेकिन होता क्या है कि लोगों को आपको बताना पड़ता जी जी बिल्कुल। है, लोगों को ढोल बजा करके बजाना पड़ता है कि हम ये काम कर रहे हैं। वो हमने कभी किया नहीं, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि उसको करेंगे। अदरवाइज तो केमिकल फ्री प्रोडक्ट तो हम 3 साल से चला रहे हैं, और उसमें मतलब पैराबेन है ही नहीं उसके अंदर। जी तो अभी तो जो हमारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हैं वो भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं हमारे। जी ऐसे ही जैसे आपने कहा किचन के जो आइटम होते हैं जी। वो हर घर में डेली यूज है, सुबह दोपहर शाम। हम उसको जब ऑर्गेनिक लाएंगे, ऑर्गेनिक जो हमारे यहाँ है, कुछ तो लोगों की जिंदगी से हम केमिकल निकालने में कामयाब होंगे, कुछ तो हम उनकी जिंदगी में ऑर्गेनिक डालने में कामयाब होंगे। आज आप थोड़ा सा पीछे जाइए, 40 साल 30 साल पहले तो घरों में हाथ की रोटी बनती, जी 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 बिल्कुल। गेहूं के साथ उसमें चना भी डाला जाता, गेहूं के साथ उसमें बाजरा भी डाला जाता। आज वही सारी चीजें एक छोटे से पैकेट में होकर के दुकानों में मिलती हैं, और इतनी कॉस्टली मिलती हैं, लोग बड़े चाव से खाते हम्म। हैं। आपने देखा कि ब्रेड आते, ब्रेड तो अब ब्रेड पहले व्हाइट ब्रेड आता था, फिर ब्राउन ब्रेड आना शुरू, फिर ब्रेड जो और तरीके के ब्रेड आने लगे जिसमें कि अ, चने से और उन सबसे जी जी मिक्स जी करके जी जो जी ब्रेड बना। मिक्स ग्रेन के। हाँ, मिक्स ग्रेन वाले और सब। वो ब्रेड लोग आज की डेट में महंगा होता है, वो लोग जी लेके जाते जी हैं। यानी कि लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, क्यों? अपनी जिंदगी को बचाने।
राइट। अपने यार हो रहे हैं यार हेल्थ को लेकर। तो हमने जब ये चीजें चलाई थी, जब ऑर्गेनिक की तरफ गए, तो धीरे धीरे सारी चीजें क्यों ना ऑर्गेनिक। तो प्लानिंग तो बहुत कुछ है लाइफ में करने की, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को लेकर के, ऑर्गेनिक चीजों को लेकर के। अभी तो बल्कि हमारी टीम जो काम कर रही है वो इको फ्रेंडली पैकिंग के ऊपर भी काम, आने वाले टाइम में कि जो पैकिंग होती है उससे जो वातावरण है वो दूषित होता है, तो हम लोग इको फ्रेंडली पैकिंग के अंदर भी प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें जाएंगे। तो दादा इसी इसके पीछे यही एक सोच है कि जो भी लोगों की जिंदगी रहे, देखिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा या आपकी जिंदगी से बीमारियां निकाल दूंगा, आपकी जिंदगी से केमिकल निकाल दूंगा, लेकिन मैं जो सामान दूं एटलीस्ट उसमें तो ना हो। आज नहीं तो कल लोगों को पता लगे बिल्कुल। टीआरएस किस लेवल से जाके काम करना है, तो लोग अप्रिशिएट करेंगे थैंक यू। कि हाँ भाई ठीक है, किसी ने कोई काम शुरू किया था और वो उसको इस अंजाम तक उस टीम ने ये पहुंचाया कि आज उसकी डिमांड है, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी। तो ये सारी चीजों को लेकर के हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं, और अभी बहुत बड़ी टीम हमारे मैनेजमेंट की जो टीम है वो उसके ऊपर अभी काम कर रही है। अभी आप देखिए कि हम लोग एक नई अपनी पर्सनल केयर की रेंज ला रहे हैं जी। न्यू रेंज। 100% मतलब उसके अंदर कोई ऐसा केमिकल नहीं होगा जो बॉडी को हार्म, मतलब उस लेवल की उसके प्रोडक्ट की उस क्वालिटी को हम लोग बना रहे हैं। अभी हम लोग एग्रीकल्चर के कुछ नई एक रेंज जो आ रही है हमारी एग्रीकल्चर, वो उससे क्या होगा कि जो किसान उसको यूज करेगा, तो वो धीरे 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 क्या होगा कि उसकी जो फसल होगी ना वो ऑर्गेनिक होगी। मतलब वो उसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और ये सब डालने की उसको जरूरत नहीं है, वो अपने आप में सोल्यूशन है, परफेक्ट है। तो वो उस लेवल से प्रोडक्ट हमने तो प्लान किए हैं। अभी टीम बहुत बड़ा काम कर रही है और बैठ के मैनेजमेंट में आप देखते हो बिल्कुल सर। तो काम ही यही है कि भाई कैसे चीजों को और बेटर किया जाए और बेटर किया जाए और बेटर किया जाए, तो उसी में हम सब लोग लगे थैंक यू। हुए हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। ऐसा है जो डिफरेंट एक एक जो दशक आता है ना डॉक्टर साहब, 80 के दशक में डायरेक्ट सेलिंग का या नेटवर्क मार्केटिंग का जो समय रहा था वो कुछ अलग था। 90 के समय में वो कुछ अलग रहा। फिर जब आपका दशक आया तो वो कुछ डिफरेंट था। अभी का जो दशक आया वो कुछ अलग था। तो मुझे याद है जो आज से तकरीबन ढाई, पता नहीं शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन आपकी एक एक बातें मुझे याद है। शायद रात के 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे, मैं आपके साथ यहाँ बैठा हुआ था और आप मुझे बता रहे थे जो दादा डायरेक्ट सेलिंग की जब आपने शुरुआत की थी, और शायद जैसा कि आज के सेशन में उपस्थित बहुत सारे लोग हैं जिनको कि पता है, जो टियंस कंपनी के जो टॉप 5 इंडिया के प्रथम 5 मर्सिडीज बेंज अचीवर थे उसमें से डॉक्टर जेपी त्यागी जी यानी आप मौजूद थे वहां। तो आपने मुझे बताया था कि दादा ये अचीवमेंट्स ये उपलब्धियां यूं ही नहीं आई, क्योंकि कामयाबी कभी किसी को मुफ्त में नहीं मिला करते। और इसी क्रम में आपने मुझे बताया थे जो आपकी जब मीटिंग लगती थी कहीं बाहर में, कोलकाता गए हुए थे आप, आपके पास समुचित पैसे नहीं थे जो आप हावड़ा में किसी होटल में रुक करके आप मीटिंग करने गए। तो आप बिल्कुल हावड़ा उतरे, वहां जाकर के आपने पब्लिक टेलीफोन टॉयलेट के बाहर अपने अपना लगेज जमा रखा। फिर वहीं से आपने शायद 50 पैसा या 25 पैसे में एक दतमन खरीदा करके आप वहां तैयार हुए, और तैयार होकर के पैसे की भी समुचित व्यवस्था न हो पाने की वजह से किसी तरह से थोड़ा बहुत खा करके उधर पूर्ति करके आप मीटिंग करने गए। लेकिन आज के जब नेटवर्क के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं, लोगों की जो सोच को देखते हैं ना, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता जो या फिर लोगों की सोच बदल गए हैं, या लोगों को काम करने के तरीके बदल गए हैं, या लोग इस बिजनेस को बतौर करियर नहीं लेते हैं? क्योंकि आपको तो ये डॉक्टर साहब पता था, जो आप जानते थे डू और डाई, करो या मरो की स्थिति थी। और यही वो वजह था जो लक्ष्मी के साथ साथ आपके अंदर विशन आया, आपके अंदर में वो आग जन्मी। तो ये जो जनरेशन है जो आज की तारीख में जो ये डायरेक्ट सेलर्स हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा आप अपने जीवन के तजुर्बे से कुछ मैसेज दें कृपया डॉक्टर साहब। देखिए जब हम और आप जब डायरेक्ट सेलिंग करते थे, तो वो जो टाइम था ना, वो हम लोगों को ये पता था कि हमें क्रिएशन करना है, जी सर। हमें लोगों को क्रिएट करना है।
लोगों को मेन टू मेन जाकर के हमको उनके साथ होम मीटिंग करनी है, एक एक करके लोगों को अपने साथ जोड़ना है और उसको फिर अपने जैसा प्लान देना सिखाना है, प्रोडक्ट का समझाना है, इससे आगे वो बढ़ पाए। आज क्या होता है, आज का जो दौर है ना, देखो बहुत सारे लीडर आज भी हैं, क्रिएशन आता है। आज लीडर डायरेक्ट सेलिंग में परेशान क्यों, मैं बड़ा क्लियर बताऊं कि आज लीडर शिफ्टिंग के ऊपर काम कर, क्रिएशन पे काम। लोग लीडर आज किसी की सुनना नहीं चाहते, उसको वो ये नहीं करना चाहते कि भाई, जैसे होता है ना कि काउंसलिंग करना, जब हम और आप बैठ कर के डिस्कशन करें कि मैंने आज दिन भर में ये काम किया और आप मुझे बताओ कि दिन भर में ये काम किया, तो मैंने क्या गलत किया, आप उसको बता करके मुझे रिएक्ट मतलब राइट कर दोगे कि नहीं यहाँ आपने गलत किया और मैं आपको करेक्ट करूंगा। हम वो डिस्कशन नहीं करते। आज हम मेन टू मेन मीटिंग पे बिलीव नहीं करते। हम ये कहते हैं कि 10 20 25 50 लोगों को इकट्ठा करो, हम सेमिनार देने आ जाएंगे। भाई वो सेमिनार देने के लिए पहले 50 लोग तो चाहिए। उन 50 लोगों को बनाने के लिए आपको पहले 50 लोगों से मिलना तो पड़ेगा, बिल्कुल सर। उनको समझाना तो पड़ेगा। राइट। अगर क्योंकि जो भी डायरेक्ट सेलर आज हैं, जो भी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, लीडर सारे अच्छे लीडर, सारे लीडर ही। मैं किसी लीडर के लिए ये नहीं कह रहा कि वो ये नहीं करता, वो नहीं करता, सारे लीडर हैं। लीडर जिस दिन उसने अपना क्रिएशन पे काम शुरू कर दिया, सबसे पहली बार उस लीडर का कभी चेक कम नहीं होगा। ये जितने भी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि जब हम क्रिएशन करेंगे ना, तो वहां से न्यू सेल्स आना अपनी स्टार्ट होती है। हर महीने न्यू सेल्स आती है, और जो एडजस्टिंग टीम है वो तो है ही। कभी वो कभी ज्यादा काम कर लेती है, कभी कम कर लेती है, तो वहां से चेक ना फ्लक्चुएट होता है। जब हम क्रिएशन पे काम करते हैं, जब नए लोगों के ऊपर जाके काम करते हैं, पुरानों को साथ में लेकर के, तो क्या होता है कि टीम को एक मैसेज आता है कि हमारा लीडर भी मेन टू मेन जाके काम कर रहा है, क्रिएशन पे काम कर रहा है। और 2 लाख जनरेशन जब होती है दादा, तो वो कहीं ना कहीं लोग नीचे जाते हैं। अब नीचे जाते हैं, मान लीजिए मेरे को कहीं और कुछ नए लोग मिले और वो कहीं ना कहीं नीचे गए, तो टीम को भी तो सपोर्ट मिलती है इस बिल्कुल वजह सर। से, बिल्कुल। टीम को भी सपोर्ट मिलती है। तो मैं तो सबको ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप लीडर हैं, आपकी सब टीम बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी क्रिएशन कीजिए, क्रिएट कीजिए, लीडर बनाइए अपने। राइट सर। डुप्लीकेट करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग डुप्लीकेशन का बिजनेस है। बिल्कुल सर। अगर हमने अपने जैसे, आप मान लीजिए एक बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन आप अपनी टीम में अपने जैसे 10 15 20 50 नहीं बना पाए, तो मैं नहीं मानता कि आप अच्छे लीडर। आप बनाइए अपने साथ, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो लोगों को ट्रांसफर कीजिए। अपनी चीजें आप लोगों को बताइए कि मेरे पास ये चीजें हैं, आप सीखिए इसको। आप उनको डुप्लीकेट कीजिए, अपने जैसा उनको बना दीजिए, देखिए कितनी तेजी से काम हो। थैंक यू सर। तो मैं तो यही कहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग से आज की डेट में ना, पहले हमारे टाइम में और आज में एक फर्क है कि आज हम उम्मीद बहुत ज्यादा लगाते हैं। एक लीडर ये सोचता है कि मान लीजिए मैं किसी एक एक्स कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहां मुझे प्रॉब्लम आ रही है, मैं बाई कंपनी में जाता हूँ, तो महीने 2 महीने 3 महीने के अंदर जो लेवल यहाँ था मेरे इस कंपनी में, वो बाई में होता है। वो हम लोग ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं। जी जी। वहां वो लेवल लेने में हमें 2 साल मिले, और यहाँ हम 2 साल में चाहते हैं, तो चीटिंग हुई ना हमारे साथ। बिल्कुल सर। वो हमको नहीं सोचना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग में जैसे हम 15 साल 20 साल पढ़ने के बाद में कहीं हम जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो 20 25 50 1 लाख की जॉब मिलती है। तो डायरेक्ट सेलिंग से हम चीटिंग क्यों करें, डायरेक्ट सेलिंग से हम इतनी ज्यादा उम्मीद क्यों करें कि दूसरे तीसरे महीने में 2 3 लाख का चेक बन जाएगा। 20 साल पढ़ने के बाद हमको लाख रुपए की सैलरी मिली, 1 लाख की सैलरी मिली है, तो डायरेक्ट सेलिंग कुछ टाइम तो दो, कुछ तो बिल्कुल। थोड़ा सा टाइम दो। बिल्कुल सर। आज आप 5,000 की सोचो, फिर 10,000 की सोचो, फिर 50,000 की सोचो, फिर जाओ आप लाख। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई आप लाख रुपए के चेक पे हो, 2 लाख के चेक पे हो, लेकिन उसको टाइम दो। राइट सर। तो ये जो लोग करते हैं, तो वो पीछे मुड़ के देखते नहीं करते। सर आपके केआरएस मल्टी प्रो जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये आपके मल्टी प्रो के परिवार वालों की तरफ से भी आपके लिए एक मैसेज है सर। महेश जी जरा बता दें सर को। डॉक्टर साहब ये जो संगीत है ना,
जस्ट उनकी भावनाओं को ना सिर्फ मैंने संगीत का रूप दिया है, क्योंकि मैंने इस जिंदगी को जिया है। और लोगों का आपके प्रति समर्पण, वो कहते हैं ना, जो श्रद्धा और भक्ति और सम्मान कभी आप जबरन हासिल नहीं कर सकते। ठीक बात। ये आज वो फिर मैं उसी जगह को, मैं बड़ा मेरे जीवन में बड़ा ही मैंने एक अहम टैगलाइन मुझे आपके द्वारा मिल गया, संघर्ष से समृद्धि का सफर। ये इस टैगलाइन का जन्म इनफैक्ट आपके बर्थडे सेलिब्रेशन के समय हमने आपके लिए काफी सोचा जो क्या किया जाए, तो मेरे पास माता सरस्वती जी ने मुझे बताया जो इस डायनेमिक पर्सनालिटी के लिए एक ही शब्द है, संघर्ष से समृद्धि का सफर। तो ये लोगों की भावनाएं हैं जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, मैं माध्यम हूं सर। तो इसी प्रसंग में सर मैं ये जानना चाहूंगा, मैं जानता हूं आपके टाइम शेड्यूल्स बहुत व्यस्त हैं, बड़ा मुश्किल से आपका अपॉइंटमेंट मिला है हमें आज। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सर 20 दिन से मैं आपके पीछे पड़ा हुआ था, तो सर 1 घंटे का समय हमें दीजिए। तो डॉक्टर साहब हम ये जानना चाहेंगे, ये जो डायरेक्ट सेलर्स आपके साथ दीवानगी की हद तक प्यार करते हैं, आपके चाहने वाले, आज भारतवर्ष का शायद कोई भी ऐसा प्रांत, कोई ऐसा सूबा बाकी नहीं है जहां आपके प्रेमी मौजूद ना हो। आखिर ऐसे चाहने वालों के लिए आपकी अगली प्लानिंग क्या है सर, क्या सोच रखी है आपने, प्लीज थोड़ा सा। देखिए दादा, बहुत अच्छे लोग KRS में पहले भी आए, बहुत अच्छे लोग, आज भी बहुत अच्छे लोग हैं साथ में। मैं हमेशा एक चीज पे बिलीव करता हूँ, वो है लोगों के साथ रिलेशन बना के। मेरी एक आदत है कि मान लीजिए आज मेरे और आपके बीच में कोई बात हो जाए, तो दो चीजें हैं कि एक तो मैं आपके साथ उस इंटेंशन से सोचना शुरू करूं कि आपने ये किया, कुछ गलत किया। बिल्कुल सर। अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो आपके प्रति मेरे दिल के अंदर एक कड़वाहट पैदा हो जाएगी। लेकिन मैं आज ऐसे नहीं सोचता, मैं थोड़ा सा हट के सोचता हूँ। मैं हट के क्या सोचता हूँ कि दादा ने अगर कोई ये बात बोली तो वो दादा के उस टाइम के विचार थे, जी। उनकी लाइफ शैली ऐसी थी, वो उनका करेक्टर ऐसा नहीं है कि वो इस बात को बोले। तो मैं विचारों से प्रॉब्लम करता हूँ, किसी इंसान से प्रॉब्लम। ग्रेट सर। विचार, मुझे ये पता है विचार अच्छे भी आते हैं, खराब भी आते हैं, और आते रहते हैं, चले जाते, आना जाना लगा रहता है। विचार से प्रॉब्लम रखता हूँ, विचार से प्रॉब्लम आती है तो उससे क्या होता है कि उसके पीछे का जो करेक्टर है, उसके पीछे का जो इंसान है ना, उससे मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे लोग आए, डिच किया उन लोग, पर मैं नहीं मानता कि उन्होंने दिल से डिच किया। मैं ये मानता हूँ कि उस टाइम के हो सकता है उनके हालात कुछ ऐसे रहे, उनके सामने कोई परिस्थिति ऐसी रही हो, कोई मजबूरी ऐसी रही हो कि जो मुझे वो खुल करके नहीं बता सकते थे, और उसके पीछे से एक बात मुझे ध्यान आ गई, मुझे किसी ने बताई थी। डॉगी होते हैं ना, डॉगी जी। कुत्ता, जी सर। आप इसको नोटिस करना कि कुत्ता अगर वो रोटी को चोरी करके लाए, तो जहां से चोरी करेगा वहां से काफी दूर जाकर के रोटी को खाएगा। और एक कुत्ता वो भी होता है, डॉगी वो भी होता है, जी। जो मालिक के सामने पूंछ हिलाता रहता है, वेट करता है वो कि जी। उसको रोटी देगा, और अगर उसको रोटी मिलती है ना तो वहीं बैठता है और बिल्कुल वहीं बिल्कुल खाता सर। है। राइट। तो उस टाइम पे कोई परिस्थिति ऐसी किसी के साथ कोई आई हो, ऐसी कोई परिस्थिति ऐसी सामने कोई आई हो कि जिसमें ना चाह करके भी उनसे गलत हो, कोई बात नहीं। वो पहले भी मेरे भाई थे, आज भी मेरे भाई। आज भी मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे, उनसे राम राम करता हूँ, वो करें नहीं करें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो आज भी उनसे राम राम करता हूँ। मेरे अगर फोन में गलती से कोई नंबर आ गया तो ज्यादा राम राम करना तो उसके साथ बनता है कि सुबह उठो तो एटलीस्ट अपनी तरफ से तो राम राम करो, क्योंकि कब कहाँ किसकी जरूरत पड़ जाए राइट सर। मुझे वो पता है।
और मैंने तो आपको बोला कि लोगों के अंदर तो मेरी जान बसती है, तो मैं यानी लोगों से प्रॉब्लम कैसे रख सकता हूँ? अ, वो बंगाल में हमारे एक संत हुआ करते थे, आप जानते हैं उन्हें? विवेकानंद जी एक इंटरनेशनल पर्सनालिटी रह चुके हैं। उनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी। राम, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, जो बांग्ला में कहा था उन्होंने, जे पाप के घृणा करो पापी के नॉय, यानी पाप से नफरत करो आप इसे पापी से नफरत बिल्कुल। करो। तो कहीं ना कहीं आपकी भावना जो उधर एक ऐसा जगह है जहां से मुझे मिल गई दिखने। जो एक्चुअली होता क्या है सर, जो आदमी जब इस लोक के साथ साथ उस लोक की परमार्थ की चिंता में लीन हो जाता है ना, तो स्वतः से शब्द ना उनके जुबान में आ जाते हैं, ईश्वर के द्वारा सा ये मैसेज आता है। और शायद ये इसी का ही ये प्रतिफलन घटा जो आपकी जुबान से मैंने ऑटोमेटिकली सुन लिया, जो पाप से नफरत करो पापी से नफरत नहीं करो। यानी आज तक इस फ्लोर में जो भी आए हैं, आपको किसी से किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत नहीं है। दैट्स ग्रेट सर। क्योंकि वो टाइम उनके साथ ऐसा रहा जी कि उनसे कुछ चीजें हुई, बिल्कुल उन्होंने जानबूझ के कोई गलत काम नहीं करा, राइट सर। लेकिन हालात जब ऐसे पैदा हो जाते हैं तो हो जाता है उसके लिए। ओके थैंक यू डॉक्टर साहब। सबकी तरफ से तो हमने आपको अब सबका मैसेज पहुंचाया। अब हमारी जो एजुकेशन सेल है, जिसकी जिम्मेदारी आपने हमें सौंपी है, जो कमान हमें दी है, तो मेरे एजुकेशन सेल की तरफ से, हमारे एजुकेशन सेल की तरफ से हमारा जो मैसेज, हमारी जो चाहत है ना, हमारी जो इच्छा है वो आपके लिए प्लीज। डॉक्टर साहब, अ, हर इंसान की कुछ मजबूरियां होती हैं। आज आपकी इस विशेष सत्र को सुनने के लिए हमारी बेटियां अभी भी फ्लोर में बैठी हैं। जो कुछ को यहाँ से 15-15 20-20 किलोमीटर जाएंगे, कुछ दिल्ली जाएंगे, कुछ ऐसे भी हैं दीवानगी की, उनको दीवानगी की पराकाष्ठा ही कहेंगे, जो सुबह से वो मुझे परेशान कर रहे हैं, सर दादा हो रहा है तो, हो रहा है तो। अब कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो आखिर वही क्या हो रहा है। तो मेरी तो औकात नहीं है सर आपको बाई करने की या जाने को कहने की नहीं है। लेकिन बेहतर अगर मैं बाई कहूं तो लोग हो सकता है मेरे से गुस्सा हो जाए, अभिमानी हो जाए, जहाँ आपने सर को जल्दी छोड़ दिया। लेकिन मजबूरियां हैं और आपके शेड्यूल्स की भी व्यस्तता है, तो मैं किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं लूंगा। सिर्फ हमारे जो टेक्निकल कमेटी के जो होस्ट हैं उनको हम कह देंगे, जो आप ना सर को 1 नंबर बजा दें। अब सर पे डिपेंड करेगा जो हम क्या करें। पहले मैं कुछ चीज कहना चाहूंगा। जी दादा। मेरे साथ केआरएस के साथ केआरएस परिवार है, और छोटा बड़ा सब मेरे को बहुत प्यार है, बिल्कुल सर। दिल से प्यार, सब लोग। और मुझे पता है कि अगर कहीं कोई ऐसा टाइम आया कि जहाँ मेरा पसीना गिरेगा, तो ये सब लोग वहाँ खून देने को तैयार, बिल्कुल सर। चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे वो छोटे हैं चाहे वो बड़े हैं, मतलब बेइंतहा प्यार करते हैं मेरे से। जी सर। मैं 2 दिन 4 दिन के लिए जैसे ट्रेवलिंग पे जाता हूँ, टूर पे चला जाता हूँ या बाहर पे आता हूँ, ऑफिस नहीं आता, तो मुझे तो सब लोग नहीं बोलते, लेकिन जो छुट्टी है ना मेरी, हम्म। वो मुझसे कहती है बाबूजी जब आप ऑफिस नहीं आते तो अच्छा नहीं लगता। और बोले मैं ये बात नहीं कह रही हूँ, मुझे सब लोग बोलते बिल्कुल। कि आज सर नहीं आ रहे, आज सर नहीं आ रहे, बोले मेरे को पूछते हैं सर। तो मैं इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान हूँ कि मुझे आप इन सब जैसे अच्छे लोग मिले। मेरी टीम जो है ना, चाहे वो ऑफिशियल टीम हो या फील्ड की एसोसिएट टीम हो, मैं ये कहूँ आपको कि दुनिया की बेस्ट टीम है। या ऊपर वाले ने मुझे मेरी झोली में जो डाले हैं वो नायाब कोहिनूर हीरे डाले। एक एक टीआरएस का एम्प्लॉय, वो एम्प्लॉय नहीं, अपनी है एम्प्लॉय की हैसियत से ऑफिस नहीं आता, वो इस हैसियत से ऑफिस आता है कि मैं टीआरएस का मालिक। और ये अगर किसी एम्प्लॉय में बात आ जाए, उसके दिल में दिमाग में जब ये बात घुस जाती है, उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई बुरा हो ही नहीं सकता। ग्रेट सर, थैंक यू।
कभी वो डेप्थ में कभी वो जा ही नहीं सकते। एक मैं अकेला कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे साथ टीम जो है ना, वो दुनिया की बेस्ट टीम है। थैंक यू सर, तो मैं ये सब कुछ कर पा रहा हूँ, थैंक यू। चाहे वो ऑफिशियल टीम हो, चाहे वो ग्राउंड की टीम हो, बेस्ट है। कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं लेकिन हम बेस्ट नहीं दे पाते, तो मुझे पता है कि वो बेस्ट करेगा, मुझे इंतजार है। थैंक यू। तो सब लोग मेरे बहुत दिल के करीब हैं, मैं उन सबके दिल के करीब, मेरे सब परिवार है और उन सब में मेरी जान बसती तो इसलिए आपके परिवार की तरफ से मिस्टर टेक्निकल, है। थैंक यू सो मच। खूब अच्छे रहें सर, स्वस्थ रहें और ऐसे ही समाज के काम में, लोगों के कल्याण में लगे रहें। आप सबका साथ है तो डेफिनेटली ये सब पॉसिबल है और आगे भी ऐसे पॉसिबल होगा। थैंक यू बस सर। ये है कि जैसे आप सब लोगों का साथ है, वो साथ बना रहे। बिल्कुल सर। माता रानी से यही प्रार्थना है। थैंक यू सर। और तो सब क्या है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और आपके इतने प्यार, मान, सम्मान के लिए, आपके साथ के लिए मैं तो कहूँ कि मैं जिंदगी भर ऋणी हूँ, चुका नहीं सकता। तो मैं चुकाना चाहूंगा भी नहीं, क्योंकि चुका दूंगा तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी। मैं चीजों को खत्म नहीं करना चाहता, उनको बहुत आगे तक लेके जाना चाहता। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। प्लीज।